एक्सप्लेन हाउ एटॉमिक साइज वेरीज along periods and groups। अब हम लोग एटॉमिक साइज का ट्रेंड देख रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोग को, ठीक है। तो एटॉमिक साइज ट्रेंड जो होता है, मैंने कैसे बताया था आपको, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो ऊपर से, लिथियम 2 1, फिर 2 8 1, फिर 2 8 8 1। तो जैसे जैसे शेल्स ऐड होते रहेंगे, इसमें 2 ही शेल्स थे लिथियम में, फिर सोडियम में 3 शेल हो गए, फिर पोटेशियम में 4 शेल हो गए। तो ऑब्वियसली साइज बढ़ता रहेगा ना जैसे जैसे शेल्स ऐड होंगे। तो एज वी गो डाउन अ ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो भी डिस्टेंस है एवरेज, वो होता है एटॉमिक रेडियस। पिकोमीटर्स में मेजर किया जाता है। पिकोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -12 मीटर्स। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अलोंग अ ग्रुप, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। जैसे शेल्स ऐड होते रहते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता रहता है, बिकॉज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बताऊंगा। अलोंग अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाता है एटॉमिक साइज छोटा होता रहता है। इसलिए मैंने आप लोग को, याद करो, इसका जो ट्रेंड दिया था, नीचे के तरफ वो इंक्रीज हो रहा था और लेफ्ट टू राइट के तरफ वो डिक्रीज हो रहा था। ऐसे ही बनाया था एटॉमिक साइज का ट्रेंड, है ना। देखो, मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वो इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे देखो, लिथियम, लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का भी गोली मार दो फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज ऑल न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से बैलेंस शेल का डिस्टेंस, ये होता है एटॉमिक रेडियस, है ना। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये कितना फोर्स लगा रहा है? 3 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब नेक्स्ट, ये केस था लिथियम का। अब नेक्स्ट देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम में भी सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होता था। 4 प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। 4 प्रोटॉन्स पुलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन, नहीं क्या, बोरॉन, सॉरी बोरॉन। इसमें कितने रहते हैं? 5 प्रोटॉन्स पुलिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे? बोरॉन में कितने रहते हैं? 2,3। बोरॉन इज 2,3, तो 5 प्रोटॉन्स पुलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स।
कार्बन में क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन्स पुलिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? 7 प्रोटॉन्स पुलिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? 8 प्रोटॉन्स पुलिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ठीक है। अब एक लॉ है जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं? आप लोग 12th में डिटेल्स में पढ़ोगे इसके बारे में। कूलम्स लॉ बोलता है कि जब जो फोर्स होता है, दो चार्जेस है मान लो, कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। इस केस में प्लस माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज माइनस चार्ज एंड प्रोटॉन इज प्लस चार्ज। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट रहता है 1/4πε0, वो आप लोग आगे पढ़ोगे, मैं 12th में समझाऊंगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। ये इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है r, ये है कूलम्स लॉ। दिस इज वेरी सिमिलर टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ 9th में जो पढ़े थे, उसमें भी क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। याद है ग्रेविटेशनल लॉ? तो देख, डिफरेंस मेन ग्रेविटेशन इज बिकॉज ऑफ मास, में चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। कूलम्स लॉ तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू चार्जेस, इसमें मास का कोई लेना देना नहीं है। दोनों एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, एक मास के कारण होता है, एक चार्ज के कारण। तो एकदम इसी के जैसा है कूलम्स लॉ। ठीक है। तो अब इसमें आप लोग खुद सोच के बताओ, ये वाला पॉइंट को ध्यान रखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब इसमें बताओ किसमें फोर्स ज्यादा रहेगा, किसमें फोर्स कम रहेगा? लिथियम में 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है, तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 24, 10 5 35, 8 6 48। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा। और सबसे कम फोर्स किस में होगा? ऑक्सीजन से भी ज्यादा फ्लोरीन में होगा, है ना? फ्लोरीन अगर मैं और आगे जाते जाऊं, फ्लोरीन में होगा। और सबसे कम किस में हो रहा है? लिथियम में, क्योंकि उसमें चार्ज के नंबर्स कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर अब ये वाला फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अनलाइक चार्जेस के बीच में, प्लस और नेगेटिव के बीच में क्या फोर्स आता है? खींचने वाला फोर्स आता है, अट्रैक्टिव। तो आप खुद सोच के बताओ, लिथियम में और फ्लोरीन में कौन सा एटम छोटा होगा? किस एटम में न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है? फ्लोरीन में, है ना? फ्लोरीन में क्योंकि ये नंबर और ज्यादा है, 9 प्रोटॉन्स पुलिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 63 हो जाता है ना। आ रहा है समझ में? तो 9 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 3 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये हल्का फोर्स है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज छोटा होगा कि न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस, उतना एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन को जितना लूज छोड़ेगा न्यूक्लियस, उतना एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। लिथियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस छोटा है। हाँ। लेकिन हाइड्रोजन में फिर सबसे बड़ा नहीं बोल सकते आप। हाँ, हीलियम से बड़ा है, लेकिन हाइड्रोजन में एक ही शेल है।
ऑब्वियसली हाइड्रोजन लिथियम से तो छोटा ही है, एक ही शेल है ना, दो शेल का है। अरे समझ में, तो इसलिए आप क्या बोलते हो, एटॉमिक साइज decreases along a period because as we move left to right in a period, nuclear charge increases and pulls the valence electrons closer and closer. Point समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो तो आपको रट्टा मार के नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इतना लिख लो, उसके बाद मैं स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट का भी समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इतना लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। नेक्स्ट मैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बता देता हूँ, अच्छे से समझो इसको। When the nuclear pull on the valence electron decreases as a result of screening effect provided by the inner electrons, inner electrons को core electrons भी कहा जाता है। अब समझो ये चीज क्या होता है। मान लो ये आपके प्रोटॉन्स है, कोई एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे कि सोडियम लेते हैं। सोडियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मान लो सोडियम में प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स में नहीं गिन रहा अभी फिलहाल, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रोटॉन्स है। इसके बाद सोडियम के पास कई सारे ऑर्बिट्स हैं। ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट, और ये हो गया तीसरा ऑर्बिट। अब इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव वाले जो है, जो प्रोटॉन्स है, ये तो अंदर के तरफ खींच रहे हैं इसको, ये सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। एकदम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अभी कंसिडर करो, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को ये सारे प्रोटॉन्स मिलके अंदर के तरफ खींच रहे हैं, तो मैं F ड्यू टू P दे देता हूँ, फोर्स ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अंदर है, ये माइनस 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 माइनस, ये सारे नेगेटिवली चार्ज है। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उल्टे साइड में धकेलेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, ये समझ में आया? प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या होगा, जो इस पे फोर्स ड्यू टू प्रोटॉन लग रहा है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिट साइड में भी कुछ फोर्स आ रहा है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स जब रिपल्सिव फोर्स से एक्चुअल जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है उसको कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। दोनों में से ज्यादा फोर्स रहता है ऑब्वियसली प्रोटॉन का, क्योंकि देखो 11 प्रोटॉन मिलके खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिलके रिपेल कर रहे हैं, तो तगड़ा कौन सा टीम है, 11 वाला ना। तो इस चीज को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक तरह से आप ये समझ लो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटॉन तुझे खींच रहा है लेकिन तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग मिलके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे शील्ड क्या होता है, ढाल, ढाल वाला इफेक्ट कर रहा है।
प्रोटॉन के खींचने के वाले फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स से बचा रहे बाहर के इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो इसको लिख लो, when the nuclear pull on valence electron decreases as a result of screening effect provided by the inner electron। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? आप चाहो तो ये लिख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट the repulsive force experienced by valence electrons due to the core electrons, which reduces the attractive nuclear force। मतलब अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को कम कर देता है रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका शील्डिंग इफेक्ट। लिख लो इस चीज। तो अब याद रहेगा